हेलो दोस्तों, मैं बिट्टू कुमार सोनी आपको अपने यूट्यूब चैनल बिट्टू स्टडी पॉइंट पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख ही रहे होंगे कि हम आज समास पढ़ने वाले हैं और आप आज से पहले आपने जितना भी समास पढ़ा हो या 3 से 4 घंटा पढ़े हो या जो भी बुक से पढ़े हो, आप हमें बस 10 मिनट दे दीजिए। मैं आपसे ये गारंटी दिलाता हूं कि आपका एक भी क्वेश्चन समास से गलत नहीं होगा और इतने में ही हम पूरे समास को कवर करने वाले हैं बस 10 मिनट में, और भी अच्छा तरीका से। आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले हम देखें तो समास का मतलब ही होता है संक्षेपीकरण। जैसे कि आप देखते हैं संधि विच्छेद में होता क्या है कि संधि विच्छेद में हम लोग किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के लिखते हैं, ठीक उसके उल्टा समास में हम किसी चीज को संक्षेप में करके लिखते हैं। जैसे राजपुत्र यानी कि राजा का पुत्र, अगर इसे हम बढ़ा के लिखे तो ये राजा का पुत्र, लेकिन इसे संक्षेप में हम लिख देते हैं राजपुत्र। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, भगवान शिव का, तो इसे हम बढ़ा के लिखेंगे तो होगा नीला है जिसका कंठ, लेकिन अगर हम इसे संक्षेप में लिख दें तो नीलकंठ में भी मतलब समझ में आता है भगवान शिव। ऐसे ही हम देखते हैं कि समास में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और हम लोग बार बार भूल जाते हैं कि इसमें किसका पद पूर्व पद प्रधान होगा, किसका उत्तर पद प्रधान होगा, कौन अव्ययभावी समास है, कौन बहुव्रीहि है, किसका पर्यायवाची शब्द लगेगा, कौन दोनों बराबर होगा। इसको हम बस आपसे ये गारंटी दिलाते हैं कि आप इतना ही को अपने चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इतना में ही आपका पूरा समास का निचोड़ बना हुआ है। आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बस आप 10 मिनट हमारे साथ चलिए। सबसे पहले हम लोग देखते हैं तो समास का भेद। देखिए, जो पुराने व्याकरण है हिंदी के हैं उसमें समास के 4 भेद बताए गए हैं। संस्कृत में वास्तव में जो होते थे वो संस्कृत में समास के 6 भेद आए, जबकि आजकल के जो हम आधुनिक जो व्याकरण पढ़ रहे हैं इसमें भी समास के 6 भेद ही हैं। तो हम मान के चलें कि अब समास के कुल 6 भेद हैं। ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं कैसे हैं। सबसे पहला चीज है हम लोग का अव्ययभाव समास। देखिए, जैसे आपका ये डायग्राम बना हुआ है, ठीक उसी चीज को अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट के हिसाब से रखिएगा, रटिएगा नहीं। आपसे बार बार हम एक चीज कहते हैं कि किसी चीज का रटना उपाय नहीं है, उस चीज को आप समझिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए और समझ लीजिए। एक बार समझ विकसित हो गया, दुनिया के किसी एग्जाम में आप नहीं भूल सकते हो। जबकि आप एक बार रट के जाओगे, हो सकता है कि नेक्स्ट एग्जाम में आप भूल जाओ, तो रटना नहीं है। आप देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है अव्ययभाव समास। इसमें पूर्व पद प्रधान होता है। आप देख ही रहे हो कि सबसे पहले है ये पूर्व पद प्रधान है। उसके बाद हम लोग चलते हैं तो दूसरा में है हमारा तत्पुरुष समास। तो पूर्व पद के बाद ही तो भाई उत्तर पद आएगा, तो इसमें हमारा उत्तर पद जो है वो प्रधान है। तत्पुरुष समास के अगर हम देखें तो इसके आप ये भी कह सकते हैं कि तत्पुरुष समास आगे चल के 2 भागों में बढ़ जाता है, या आप कहें तो तत्पुरुष से कर्मधारय समास निकला है और कर्मधारय समास से ही द्विगु समास निकला है। तो बस हमें कुछ नहीं याद रखना है, हमें इतना याद रखना है कि तत्पुरुष हो या द्विगु हो या कर्मधारय हो, इसके जो होते हैं वो उत्तर पद प्रधान होते हैं। बस इतना ही हमें दिमाग में रखना है। पहले हमने देख लिया कि अव्ययभाव समास था, इसमें पूर्व पद प्रधान। तत्पुरुष समास के 2 आगे और भाग बट रहे हैं, द्विगु और कर्मधारय। इन तीनों जो समास है उसका उत्तर पद प्रधान होते हैं। हम आगे देखेंगे कि जो द्विगु समास होता है उसमें कुछ याद ही नहीं करना है भाई, जिसमें संख्यावाची विशेषण पहले आ गया हम समझ लिए कि भैया वो द्विगु समास है। कर्मधारय समास का आप एक हम ठीक बता दें कि देखिए, जिस भी समास में ऐसा लगे कि वो प्रशंसा कर रहा है, वो उसका तारीफ कर रहा है, समझ जाओ भैया कि वो कर्मधारय समास है। आगे हम लोग देखे हैं द्वंद्व समास। इसमें एक ट्रिक आप लोग ये याद रखें कि इसमें भी द है, इसमें भी द है, मतलब कि हमारा दोनों पद प्रधान है। इसमें खुद में ही ये द्वंद्व है। ये आप अगर देखें तो खुद में ही ये द्वंद्व समास है, इसका मतलब कि इसका दोनों पद प्रधान है। ठीक है, उसके आगे देखें तो इसमें एक है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता, इसमें एक तीसरा अर्थ निकलता है। आप इसको हम ऐसे अगर चाहें तो ट्रिक से याद करने का, तो बस आप ये दिमाग में रखें कि एक पर्यायवाची शब्द जैसे होता है, नीलकंठ, महादेव, चक्रपाणी, लंबोदर, ये सब जो चीजें वो बहुव्रीहि समास में आती है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई पद प्रधान नहीं है, इसमें एक तीसरा अर्थ निकल जाता है, इसलिए हम इसको पर्यायवाची समास भी अगर कहें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। बशर्ते आपने इस डायग्राम में देख लिया। एक बार हम रिपीट कर लें कि जो अव्ययभाव समास है इसमें का पूर्व पद प्रधान होता है। उसके आगे हम लोग बढ़ रहे थे तो इसमें तत्पुरुष समास था, तत्पुरुष में ही द्विगु और कर्मधारय समास हम लोग याद किए थे, क्योंकि इन तीनों का क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। यानी हम लोग का 4 यहीं पे खत्म। उसके आगे बढ़े तो द्वंद्व में हमें याद ही नहीं करना है, क्योंकि इसमें भी इसमें भी खुद में द्वंद्व है, इसका दोनों पद प्रधान हो गया। उसके आगे हम लोग देखें तो बहुव्रीहि में हमने क्या देखा कि इसमें दोनों पद में कोई पद प्रधान नहीं होता, एक तीसरा अर्थ निकलता है जो अलग ही हो जाता है। इसको हम पर्यायवाची मतलब पर्यायवाची के हिसाब से भी समझ रहे हैं। आइए हम लोग इससे कुछ क्वेश्चन देखते हैं और उसी से हम लोग परिभाषा। मूल रूप से अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कहीं हमसे परिभाषा लिखने के लिए नहीं आएगा भैया, तो हम परिभाषा उसका क्यों रटे। हम ये देख करके चलें कि हम वहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन को कैसे छांट सकते हैं, हम कैसे समास को पहचान सकते हैं कि समास कौन है
ये कौन समास है, कौन समास है, ठीक है। तो बस हम उसी चीज पे आपको थोड़ा सा समय लेंगे, हमने परिभाषा कहीं नहीं लिखा है, बस हम ये आपसे बताना चाहते हैं कि आप इस चीज को समझिए और आप यकीन मानिए कि जो हमारा पहला वीडियो, इसके बाद हम एक वीडियो लाएंगे, उसमें हम कम से कम 50 क्वेश्चन करेंगे और आप वो बिना किताब देखे, बिना किसी चीज को आप देखे ही उसका आप यकीन मानिए कि आपका आंसर बनाते जाएंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले है कि प्रतिदिन, आजन्म, यथासंभव, भरपेट, हाथों हाथ, ये कौन समास है। हमने देखा कि सबसे पहले जो अव्ययभाव समास था उसमें देखिए, अव्ययभावी समास जो होता है उसमें सबसे पहले इसका जो है, अगर किसी भी समास के पहले अव्यय लगा हुआ है तो हम ये समझेंगे कि ये अव्ययभाव समास है। जैसे कि देखिए प्रतिदिन है, इसके पहले क्या है, प्रति लगा हुआ है, इसमें आ लगा है, इसमें यथा लगा है, इसमें भर लगा है, इसमें हाथ लगा है, यानी कि प्रतिदिन में प्रति प्लस दिन, आज जन्म आ प्लस जन्म, यथा संभव यथा प्लस संभव, भर पेट भर प्लस पेट, हाथों हाथ हाथ प्लस हाथ। मतलब कि अगर किसी भी समास के पहले कोई भी अव्यय लगा हुआ है वो अव्ययभाव समास है। आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, हम आगे जब क्वेश्चन करेंगे ये आपको समझ में आ जाएगी। आपको समझ में नहीं आया होगा कि आपको समझ में आ रहा है, लेकिन वो चीज़ आपको समझ में आ चुका है। आप यकीन मानिए जब क्वेश्चन करेंगे आंसर आते जाएगा। हम लोग दूसरा जो है वो तत्पुरुष समास थोड़ा सा इसके बाद करेंगे। हम लोग सबसे पहले आते हैं द्विगु समास पे। इसमें कहता है, अगर परिभाषा आप लोग एक लाइन में समझे तो, कि जिस भी समास का पूर्व पद संख्यावाची विशेषण हो वो हमारा जो होता है वो द्विगु समास कहलाता है। या अगर आप ऐसे मान लीजिए कि वो किसी चीज का समूह होता है उसे हम द्विगु समास कहते हैं। आप सब कुछ भूल जाइए भैया, हम लोग जो भोजपुरी में होते हैं वो लोग कहते हैं कि हाँ एगो, दूगो, तीन गो, चार गो कहते हैं, तो बस आप उसी से समझ जाइए कि जो द्विगु समास है वो गिनती का समास है। जैसे कि नवरात्रि, दोपहर, चौराहा, तिरंगा, आप इसका सबसे पहले देखें तो इसमें सप्ताह में स लगा हुआ है, यानी तिरंगा, दोपहर, चौराहा, मतलब कि ये सब क्या है, ये सब हमारे गिनती वाला समास है। इसको हम ये याद रखेंगे कि हमारा द्विगु समास हो गया, बात खत्म। उसके आगे हम लोग देखें तो कर्मधारय समास आता है। इसमें थोड़ी सी समझने वाली चीज है। इसमें कहता है कि जो पूर्व पद विशेषण हो और उत्तर पद विशेष्य हो। आप अगर संज्ञा सर्वनाम विशेषण पढ़े हो तो आपसे ये भी जना दें कि जो विशेषण होता है वो क्या करता है, किसी चीज की विशेषता बतलाता है, और जिस भी चीज की विशेषता बतलाई जाती है वो विशेष्य कहलाता है। मतलब कि इसमें पूर्व पद जो होगा वो क्या होगा, विशेषण होगा, और जो उसका उत्तर पद होगा यानी बाद का जो पद होगा वो विशेष्य होगा। जैसे चरण कमल, अगर हम चरण कमल में देखें तो सबसे पहले आता है कि हाँ कमल के समान जिसका चरण हो, कमल नयन, कमल के समान जिसका नयन हो, नीलकंठ यानी नीला है जिसका कंठ, महादेव, महान है जो देव। मतलब क्या कि इसमें जो सबसे पहले देखें आप तो ये सब क्या है, ये विशेषण है, ये विशेषता बतला रहे हैं किसका, जैसे चरण के समान कमल, यानी कि जो कमल है वो क्या है, चरण के समान है, चरण कमल, सॉरी कमल के समान चरण, ठीक है। कमल नयन, कमल के समान नयन, नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ, बात समझ रहे हैं ना। यानी मतलब इसमें जो पद पूर्व है वो क्या है, वो विशेषण है, और जो बाद का पद है वो कमल नयन, कमल के समान नयन, वो उसका विशेषता बतला रहा है। तो आपको इसमें कुछ भी रटने वाली चीज नहीं है, बस आप ये अपने दिमाग में रखें कि एक विशेषण और दूसरा पद क्या है, विशेष्य है। अगर आप द्वंद्व समास में देखें तो जो सबसे हमें समास में इजी लगता है वो द्वंद्व समास है हमारे लिए, सबसे इजी। बस आप एक चीज को ये दिमाग में रखें कि ये क्या है, उल्टा समास है। उल्टा समास का मतलब हुआ कि आप विलोम समास भी कह सकते हैं। जैसे कि आगे पीछे आप देख रहे हैं ना, उल्टा, ऊंच नीच, पाप पुण्य, ठंडा गर्म, मतलब कि इसमें क्या है, इसमें दोनों पद प्रधान है। आप इसके जो पहले देखे हैं कर्मधारय में, इसमें उत्तर पद प्रधान हो गया, द्विगु में भी उत्तर पद प्रधान, तत्पुरुष में भी उत्तर पद प्रधान, और जो हमारा अव्ययभाव समास है इसमें पूर्व पद प्रधान था। लेकिन जो द्वंद्व समास है इसमें कुछ रटना ही नहीं है, उल्टा समझिए कि बस इसमें जो यहाँ भी हमें उल्टा वाला दिख जाए वो द्वंद्व समास हो गया। ठंडा गर्म, पाप पुण्य, माता पिता, ऊंच नीच, आगे पीछे, ये सब क्या है, द्वंद्व समास है, और इसमें दोनों पद प्रधान है। आगे हम लोग देखें तो छठा नंबर में है बहुव्रीहि। हम आपने पहले बताया था कि भैया जहां भी प्रवाची शब्द के जैसा कुछ दिखे आप समझ जाओ कि ये बहुव्रीहि समास है। जैसे कि लंबोदर, लंबा है जिनका उधर, नीलकंठ। हाँ, एक चीज और आपसे बता दें कि आपने देखा था कि इसके पहले जो था वो भी हमें नीलकंठ मिला था। कहाँ मिला था, नीलकंठ हमें मिला था कर्मधारय समास में। अच्छा, एक चीज आपसे हमने पहले बताया था कि जो कर्मधारय समास होता है, आप ये समझ लीजिए कि अगर किसी चीज की तारीफ की जा रही है,
चरण कमल, कमल नयन, ऐसे शब्द आपको जहां दिखे आप समझ जाना भैया कि ये कर्मधारय समास है। और जो बहुब्रीहि समास है इसमें भी नीलकंठ दिया हुआ है, तो आपसे हम ये बताना चाह रहे हैं कि नीलकंठ जो है वो कर्मधारय समास भी हो सकता है, बहुब्रीहि समास भी हो सकता है। लेकिन अगर जहां दोनों ऑप्शन में आ जाए भैया बहुब्रीहि समास सबसे बड़ा होता है, हम लोग इसी को मार के टिक आगे बढ़ेंगे। जैसे कि लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, कौन हो जाएंगे, भगवान गणेश हो जाएंगे। दशानन, 10 है आनंद जिसके, कौन हो जाएंगे, रावण। नीलकंठ, नीला है जो कंठ जिसका, भगवान शिव। चक्रपाणी, चक्र है पाणी में जिसके, कौन हो जाएंगे, भगवान विष्णु। मतलब कि ये सब क्या है, ये सब एक न, इसमें कोई पद प्रधान नहीं है, ये अलग अलग ही दोनों पद छोड़ करके एक तीसरा पद नया आ रहा है, प्रवाची शब्द। यानी कि गणेश के भगवान का प्रवाची शब्द क्या हो जाएंगे, लंबोदर। भगवान शिव का प्रवाची शब्द क्या हो जाएगा, नीलकंठ। रावण का प्रवाची शब्द क्या होगा, दशानन। विष्णु के प्रवाची शब्द क्या होगा, चक्रपाणी। आप ये समझिए कि जहां भी प्रवाची शब्द वाला सेंस आ गया आप बहुब्रीहि समास मार के आगे बढ़ जाएंगे। आप लोगों को ये लग रहा होगा कि समझ में नहीं आ रहा है, मैं आपसे बता दूं कि इसके आगे हमारा जो है वो कम से कम 30-40 क्वेश्चन का एक हम क्यूज सेशन लाने वाले हैं जो पार्ट 2 होगा। आप उस पार्ट 2 में आइएगा। आप यकीन मानिए कि आपका पूरा समास आप रट चुके हो, आप समझ चुके हो कॉन्सेप्ट के साथ। एक हमारा समास बच रहा है तत्पुरुष समास। देखिए इसमें कुछ नहीं है तत्पुरुष समास में। तत्पुरुष समास में बस आप ये समझ लीजिए कि एक ऐसा समास होता है कि जिसमें आपने तो यहाँ पे देख लिया था कि तत्पुरुष जो समास होता है वो उसका उत्तर पद प्रधान होता है, और तत्पुरुष समास से निकला कर्मधारय समास, और कर्मधारय से निकला द्विगु समास। आपने द्विगु में पढ़ लिया था कि जो संख्यावाची हो, कर्मधारय में आपने पढ़ा था कि जो तारीफ या प्रशंसा कर रहा हो। तत्पुरुष में आप ये समझ लीजिए कि ये दोनों जो पद होते हैं, जैसे गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला। करुणापूर्ण, करुणा से जो पूर्ण है। स्नान घर, स्नान के लिए जो घर है। धनहीन यानी धन से जो हीन है। आप इसमें देखेंगे तो गगन को चूमने वाला, यहाँ से आ रहा है, यहाँ स्नान के आ रहा है, यहाँ धन से आ रहा है। मतलब कि दोनों जो पद है वो किसी न किसी कारक चिन्ह से बंधे हुए हैं। अब आप कहेंगे भैया कारक चिन्ह क्या होते हैं, तो आपने पढ़ा होगा ना, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान कहा कि। इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, वहां पे समास में ज्यादा इसमें हम आपका समय नहीं लेंगे। तो बस आप ये समझ लीजिए जो कारक चिन्ह से ये क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, इस समास को हम तत्पुरुष समास कहते हैं। इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है आपको, बस आप ये समझ लीजिए कि जहां भी आ जाए जुड़ने वाला सेंस वहां पे हम क्या कहेंगे, तत्पुरुष समास कहेंगे। जैसे अब हम तत्पुरुष समास में भी 1-2-3 और समास होते हैं। एक नई तत्पुरुष समास होता है, एक प्रादि तत्पुरुष, एक उलुक तत्पुरुष। आप इसका परिभाषा देखेंगे तो लंबा चौड़ा परिभाषा है, आपको समझ में नहीं आएगा। आप बस ये समझ लो भैया कि जो नए तत्पुरुष समास है वो नए से ही आता है निगेटिव का सेंस। बस आप इतना समझ लीजिए कि नए से क्या है, निगेटिव। जहां भी नकारात्मक चीजें आपको लगे, जैसे नालायक, अनहोनी, अयोग्य, नापसंद, इसमें कूट कूट के निगेटिव जो नकारात्मक जैसे समझ में आ जाए आप वहीं पे समझ लेना कि ये नई तत्पुरुष समास है। प्रादि तत्पुरुष समास, प्रादि मतलब प्र, जहां भी आपको प्र समझ में आए आप उसको प्रादि तत्पुरुष मान लीजिए। जैसे प्रमाण, प्रचलित, प्रमेय, प्रखर, ये सब क्या है, ये प्रादि तत्पुरुष समास है। अलुक तत्पुरुष समास, अलुक का मतलब होता है कि जो शांत हो, जो जिसके पास धैर्य हो। वैसे ही जैसे कि युधिष्ठिर, मानसिक, ये सब क्या हो गए, हमारे अलुक तत्पुरुष समास हो गए। बस हमने भैया मेरे दोस्त आप लोग जो हमारे 10 मिनट समय दिए इसके लिए धन्यवाद। और हम आपसे बस ये बताना चाह रहे हैं कि इसके जो अगले पार्ट 2 जो है उसमें हम 30 से 50 क्वेश्चन का एक क्यूज रखे हैं। आप वहां पे आइए और आपने जो भी इस चीज को पढ़ा है वहां पे आकर के आप उस क्यूज में भाग लीजिए। आप यकीन मानिए कि पूरा समास आप याद कर चुके हैं। एक बार आइए हम 2 मिनट में हम पूरा समास एक बार अपने उंगली पर रिपीट कर लें। हमने देखा कि समास जो होता है वो किसी शब्दों का संक्षेपीकरण हम लोग कहते हैं, इसको समास कहते हैं। समास जो थे वो पुराने हिंदी व्याकरण में 4 थे, नए में अब क्या हो गए हैं, 6 हो गए हैं। 6 हम समास पढ़े हैं जिसमें अव्ययीभाव समास। इसमें क्या था, इसमें हमारा पूर्व पद प्रधान था, आगे हमारा था तत्पुरुष समास, उसी से निकला कर्मधारय, उसी से निकला द्विगु। इसमें तीनों में देखे कि हमारा उत्तर पद प्रधान हो गया। आगे हम देखे द्वंद्व समास, द्वंद्व में क्या था, हमारा दोनों पद प्रधान थे और उल्टा वाला सेंस आ रहा था, जैसे कि दाल रोटी, ऊंचा नीचा, आगे पीछे। द्विगु में क्या था, संख्यावाची, चौराहा, तिरंगा, नवरात्रि। कर्मधारय में क्या था, तारीफ और प्रशंसा वाला सेंस आ रहा था, जैसे कि चरण कमल, कमल नयन, नीलकंठ, महादेव, जिसमें प्रशंसा आ रहा हो। तत्पुरुष समास में क्या था, ये कारक चिन्ह से जुड़ रहे थे, जैसे कि गगनचुंबी, करुणापूर्ण, राजपुत्र, स्नानघर, ये सब क्या था, हमारा तत्पुरुष समास था। द्वंद्व में हमने देखा कि दोनों उल्टा वाला सेंस। बहुब्रीहि में देखा कि जो प्रवाची सेंस आ रहा हो, जिसमें प्रवाची मतलब आ रहा हो, जैसे कि लंबोदर, चक्रपाणी, दशानन। बस आप
समास इतना ही में आप अगर पढ़ेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा परिभाषा के साथ याद करेंगे, कुछ नहीं है समास। आप अगला जो हमारा पार्ट 2 है उसमें आकर के क्यूज बनाइए और यकीन मानिए कि आप पूरा क्यूज सही से बनाएंगे और आप किसी भी एग्जाम में, अगर चाहे वो बिहार दरोगा का एग्जाम हो या यूपी लेखपाल का या किसी भी जो हिंदी से जुड़े हुआ एग्जाम है, आप उसमें बैठेंगे, उसका सेट बनाइए, आपका एक भी क्वेश्चन समाज से गलत नहीं होगा। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, हम एक एक हिंदी का हर एक वीडियो आपको लाएंगे और थोड़े सा समय में आपको क्यूज के साथ हम लोग पूरे वीडियो को देखेंगे। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आगे भी आपके कॉम्पिटिटिव के व्यू से जो भी होगा, हम जैसे चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे मैथ, चाहे जीके, हम हर एक सब्जेक्ट पे आपको टॉपिक वाइज वीडियो बनाते रहेंगे। धन्यवाद।